नमस्कार. मी वैद्य अगस्ती कुलकर्णी. निदानस्थान बघून झाल्यावरती आता आपण विमानस्थानाकडे जाणार आहोत. पण विमानस्थान सुरू करण्याआधी प्रत्येक अध्याय विमानस्थानातलं सुरू करण्याआधी आपल्याला गलगली सर विमानस्थानाचं महत्व, विमानस्थानाची उपस्थिती आणि आवाका असं समजून घेण्यात मदत करतील. मी सरांना विनंती करतो की लेक्चरला सुरुवात करा. नमस्कार। हम अभी ये विषय शुरू करेंगे, चरक विमानस्थान। चरक विमानस्थान का महत्व यानी संहिता का महत्व बताना, उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए संहिता, तो उसका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उसको समझना चाहिए और उसका महत्व क्या है, यह खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जिस तरह से संहिता का अध्ययन हम करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वैद्य अगस्ती कुलकर्णी, कुछ आवाज आ रही है? हाँ, तो चरक विमानस्थान एक ऐसा स्थान है जो निदान और चिकित्सा के बीचों बीच आता है। यानी उसका विषय बीचों बीच आता है, इस तरह से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद स्थान में शरीर आएगा। निदान होने के बाद, यानी निदान जो हुआ, निदान स्थान में जो हमने पढ़ा, वो संप्राप्ति का ज्ञान कैसे करे, ये हमने निदान स्थान में पढ़ा। निदान होने के बाद, व्याधि का स्वरूप मालूम पड़ने के बाद, आगे जाकर जो हमें चिकित्सा लिखनी है, उसके पहले बीच में कुछ चीजें आती है। एक है रोग परीक्षा हो गई तो रोगी परीक्षा बाकी रह गई। दूसरा योजना है, यानी निदान, यानी रोग और रोगी दोनों को साथ में रखकर चिकित्सा सूत्र का प्रयोग कैसे करें। यानी एक उदाहरण के तौर पर बताएंगे, श्वास का वेग है, वात प्रधान दोष है, स्नेहपान देना है, लेकिन स्नेह द्वेष तीव्र है, तो उसका प्रयोग कैसे करें, यहां पर युक्ति यानी योजना आएगी। उसी तरह से श्वास का वेग है, कफ प्रधान है, वमन देना चाहिए, लेकिन वो गर्भिणी है। यानी रोग के सिवाय भी कुछ चीजें ऐसी रहती है जिसका ज्ञान होना चिकित्सा सूत्र लिखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो निदान से लेकर चिकित्सा सूत्र तक जो प्रवास है बीच में, वहां पर रहने वाली सब चीजें, उसका ज्ञान की शुरुआत ये विमान स्थान से होती है। तो विमान स्थान में रोगी की परीक्षा रोग के संदर्भ से तथा योजना के लिए जो कुछ अवश्यंभावी घटक है, उस सब का अध्ययन यहां पर शुरू हो जाता है। यानी विमान स्थान जो है वो सूत्र स्थान में दिए हुए निर्देश चतुष्क तथा योजना चतुष्क, कल्पना चतुष्क, ये सबका थोड़ा सा विस्तारित
और मिला जुला स्वरूप है। तो उसका अध्ययन, उसका महत्व मैंने संक्षेप में बताया। अब इसका थोड़ा विस्तार करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद विमान स्थान पहले पढ़ा भी हो, लेकिन वो पढ़ने के लिए उसके बीचों बीच कुछ चीजें चरक छोड़ जाता है, चरक संहिता स्वरूप में रख जाता है, जो बताने के लिए हमें कि हाँ, ये जो सूत्र है इसका मतितार्थ जो तंत्र कर्तुर अभिप्राय जो है वो ये है, ऐसे बताने की कुछ चीजें रहती है। तो उस चीजों को मैं बताता जाऊंगा। यानी रस विमान से हम अभी शुरू करेंगे। रस विमान अब ये योजना में निदान के बाद कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका थोड़ा समय विस्तार से बताता हूँ। मैं सूत्र का अर्थ बताने के लिए यहाँ पर अभी नहीं हूं। सूत्र का अर्थ पता होने के बाद उसके सिवाय, यानी शब्दशः अर्थ के सिवाय आपको इसमें से क्या अर्थ लेना है और इससे उसका हमारे चिकित्सकीय प्रयोग में उसका कैसा महत्व रहता है, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले शुरू करते हैं रस विमान से। सबसे पहले रस विमान में जो पहला ही श्लोक यहां पर आपको सामने दिख रहा है, दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसाम मानम अवहित मनसा यथावत ज्ञेयम भवति भिषजा। यानी दोषादि का ज्ञान हमें अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही भिषक जो है व्याधि निग्रह समर्थो भवति। यहां पर एक पहली चीज, उसके नीचे वाला ही श्लोक नंबर 4 में हम देखेंगे। हम पहले 3 से पहले थोड़ा सा मैं 4 की तरफ लेके जाइए। करेक्ट। तो श्लोक नंबर 4 में तत्र आदौ रसद्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामः। देखिए यहां पर उसने क्या बोला, 3 नंबर श्लोक में उन्होंने बोला दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आदि मानम, और अभी बता रहे हैं कि तत्र आदौ, उसमें से पहले अभी रसद्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामः। यानी रसद्रव्य इसका वहां पर उल्लेख नहीं है नंबर 3 श्लोक में, और अब बताने के लिए शुरुआत जो कर रहे हैं वही नंबर 4 में जो है कि रसद्रव्य से शुरू करें। यही चीज बेसिकली गलत जाती है। यानी जो क्रम खुद उसने एक श्लोक पहले बोला, उसी क्रम का उल्लंघन करके जो वहां पर नहीं बोला है वो चीजें अभी बोलने जा रहे हैं। इसलिए इसका एक पाठभेद है। नीचे आपको चरक में गंगाधर सम्मत जो पाठ है इसका, वो ज्यादा उपयुक्त लगता है मुझे। गंगाधर सम्मत पाठ जो है मैं पढ़ रहा हूं, जो सटीक चरक है आपके, उसके आपके नीचे आपको मिल जाएगा फुटनोट में। रस द्रव्य दोष विकार भेषज देश काल, यानी उसका पाठ ही उन्होंने बदला है। यहां पर जो बोला दोष भेषज का, दोष भेषज देश बल काल, देश काल बल, तो वहीं पर उन्होंने श्लोक बदला है रस द्रव्य दोष विकार भेषज देश। तो ये गंगाधर सम्मत जो पाठ है वो सही लगता है और उस विकार ये भी लगता है। तो ये पहली बात। अब 3 नंबर श्लोक का पहला लाइन जो मैंने अभी नहीं बोला, उसके बारे में मैं अभी बोलूंगा। इह खलु व्याधीनाम निमित्त पूर्व रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बलकाल विशेषान अनुप्रविश्य अनंतरम। क्या बोला है यहां पर, अलग क्या किया उन्होंने? निदान पंचक में से संप्राप्ति ये शब्द, उन्होंने संप्राप्ति के 5 भेद का वहां पर व्याख्यान करके कहा है। संप्राप्ति शब्द ना लेकर
संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषान अनुप्रविश्य अनंतरम। क्योंकि संप्राप्ति के ये 5 भेद बोले या स्तर बोले, संप्राप्ति को अच्छी तरह से जानकर उसके बाद, क्योंकि निदान करना यानी क्या है, व्याधि को समझना यानी क्या है, तो संप्राप्ति को समझना है। संप्राप्ति ये अंतिम पग है निदान का, जहां पर संप्राप्ति के बाद सब चीजें यानी दोषों का व्यापार, उसके हेतु और हेतु के कारण वहां पर जिस तरह से दोष व्यापार घटित हुआ और वो दुष्य के साथ कैसे जुड़ गया, ये सब चीजें आपको साथ में समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए संप्राप्ति का ज्ञान यानी ये 5 स्तर से होने वाला व्याधि का ज्ञान, 5 स्तर से होने वाला या 5 भेदों से होने वाला व्याधि का ज्ञान। अब इसका विषय प्रवेश करेंगे, जो रस विमान का जो प्रथम अध्याय आता है, प्रथम अध्याय का जो तत्र आदौ रसद्रव्य दोष विकार प्रभावान व्याख्यास्या वक्ष्यामः। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 2 पेयर्स लिए हैं। एक रस है और दूसरा उसका छोर जो है वो द्रव्य है। दूसरा पेयर जो है उसका पहला छोर है दोष, उसका दूसरा छोर है विकार। यानी द्रव्य को जानना है तो पहला उसका जो पग है वो है गुण ज्ञान, लेकिन गुण एक रहता नहीं, इसीलिए गुण संग्रह ज्ञान ये पहला क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज रस ज्ञान। तो रस ज्ञान से लेकर द्रव्य ज्ञान तक जाना, उसी तरह से दोष ज्ञान से लेकर विकार ज्ञान तक जाना। तो उसमें क्या अलग रहता है? यदि रस का ज्ञान हुआ तो क्या द्रव्य का ज्ञान नहीं होता? दोष का ज्ञान होता है तो क्या विकार का ज्ञान नहीं होता? तो हाँ, नहीं होता। इसीलिए ये 4 चीजें जो है ये 2 पेयर्स में उन्होंने बताई है। यहां रस और द्रव्य, रस का उन्होंने संख्या दिया है षट्च, दोषों की भी संख्या उन्होंने गिनाई है श्लोक नंबर 7 में, त्रित्वम, 3 ही दोष रहना या 6 ही रस है ऐसा कहना, ये कैसा है? तो उसी श्लोक में श्लोक नंबर 7 में ही उन्होंने बोला है एतद व्यवस्था हेतु, तो 6 ही रस है ऐसा बोलना और 3 ही दोष है। त्रित्वम च दोषाणाम एतद व्यवस्था हेतु हो, क्योंकि कैसा है, ये अपरिसंख्येय है। संसर्ग विकल्प विस्तरो ही येषाम अपरिसंख्येयो भवति, विकल्प भेद अपरिसंख्येयत्वात्। इसलिए समझ लीजिए कि मूलभूत जो गुण संग्रह है यानी रस है वो 6 है, और मूलभूत जो व्याधि के कारण बनने वाला शरीर भाव है वो 3 ही है। तो ये 2 पेयर्स क्या बताने के लिए है? तो पहला पेयर जो है वो रस और द्रव्य, ये जो पेयर है, जो पेयर हेतु के लिए भी है और चिकित्सा के लिए भी है। और दोष का जो पेयर है वो व्याधि यानी शरीर के अंदर वाला है, और रस और द्रव्य ये जो पेयर है वो शरीर के बाहर वाला है। जो बाह्य चीज है जो हेतुभूत होने वाली है या चिकित्सा के लिए उपयुक्त होने वाली है औषधि के स्तर पर, ये दोनों चीजें जो है वो शरीर बाह्य है। उसको समझने के लिए जो ज्ञान चाहिए
वो फर्स्ट पेयर में है, दैट इज रस एंड द्रव्य। और शरीर में जो बदलाव आने वाला है उसका जो ज्ञान है वो दोष और विकार, ये पेयर में है। थोड़ा आप उसको लिख लीजिए, एक साइड में रस एरो करके द्रव्य, दोष एरो करके विकार, करेक्ट। ऊपर का जो है वो शरीर बाह्य है, नीचे का जो है यानी दोष और विकार जो है वो शरीर है, करेक्ट। अब इसको हम बीच में से काटेंगे, यानी रस और दोष को एक साइड करते हैं और द्रव्य और विकार को एक साइड करते हैं, यानी इसको वर्टिकली छेद देते हैं। फिर से मैं श्लोक नंबर 4 को आपके सामने रखने के लिए बोलता हूं। श्लोक नंबर 4 में फिर से क्या दिया है उन्होंने, फिर से देखिए उसको, रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान, करेक्ट। तो इसमें से मैंने क्या किया, पहला बाजू कट कर लिया, रस और द्रव्य दोष विकार अलग कर दिया, करेक्ट। रस द्रव्य जो है ये, इसका जो परिणाम आएगा यानी मधुर रस का शरीर पर होने वाला परिणाम कैसा है, ग्रंथ में बताया है। एक रस का परिणाम क्या है, दूसरे रस का परिणाम क्या है, तीसरे रस का परिणाम क्या है, सब उन्होंने दिया है, करेक्ट। उसी तरह से जो दोष है, यानी रस और दोष, इसको हमने अभी अलग किया। दोष, दोष का काम क्या है, दोष के प्रकोपक हेतु क्या है, दोष के प्राकृत कर्म क्या है, उसके विकृत कर्म क्या है। यदि सिर्फ दोषवात है तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है, दोष की साध्यता किस तरह से समझनी चाहिए, यानी ये सब चीजें दोष के बारे में अलग बताई, वैसे ही रस के बारे में भी अलग बताई। लेकिन अभी हमने जो श्लोक नंबर 7 देखा, वहां पर उन्होंने जो दिया हुआ है कि एतद व्यवस्था है तो हो षट्त्वम उपदिशन्ति रसानां परस्परेण असंसृष्टानां त्रित्वम च दोषाणाम असंसृष्टानां। जो असंसृष्ट है उसके रस और उसके दोष के बारे में उन्होंने बोला और उसकी कुछ व्यवस्था दी है समझने के लिए। अब इसको यदि मिक्स होना शुरू हो जाता है, श्लोक नंबर 8 पर जाएंगे, संसर्ग विकल्प विस्तरो ही येषाम अपरिसंख्येयो भवति विकल्प भेद अपरिसंख्येयत्वात्। इसका संसर्ग जो है यानी एक रसात्मक द्रव्य नहीं है, ऐसा खुद ग्रंथकार बोलते हैं, ना एक दोषात्मक विकार है। ऐसा क्यों होता है कि एक दोषात्मक और एक रसात्मक नहीं है, ऐसा कहने की नौबत ही क्यों आती है? क्योंकि रस हो या दोष हो, उनका जो बल स्थान है या उनका जो कर्तृत्व है रस करके, या दोष कर्तृत्व जो है दोष करके, वो जो कुछ भी होगा वो गुण के माध्यम से ही कार्यरत होने वाला है। और गुण जो है वो एक रस के लिए एक ही नहीं है, यानी मधुर में शीत है, और यदि मधुर का हम प्रयोग करते हैं तो शीत जो दूसरे गुण संग्रह में उपस्थित है उसका भी यहां पर कुछ ना कुछ तो परिणाम आने ही वाला है। उसी तरह से शीत की वृद्धि हो गई शरीर में तो उसका परिणाम तीनों दोषों पर होने वाला है। तो एक दोष का कैसे सिर्फ अफेक्ट करेंगे, उसका रेफरेंस मैं बता के रखता हूं। चरक विमान स्थान 6 में है, दोषा दूषण ही समाना, उसके नीचे की टीका पढ़ लीजिए। तो जिस तरह से शीत की यदि वृद्धि हो जाती है तो वात की वृद्धि है, कफ की वृद्धि है, लेकिन प्रकोप नहीं है। और पित्त का
प्रशम है, यानी एक गुण से सभी जगह उसका परिणाम होने वाला है, क्योंकि एकाधिष्ठानी अथवा दोषाणाम, क्योंकि जो कुछ है दोष वो एक ही शरीर में है, तो जो कुछ गुण शरीर में जाएगा तीनों पर उसका परिणाम दिखने ही वाला है। एकाधिष्ठानी अत्वात् शरीराणाम, तो जो कुछ हमें समझना पड़ेगा ये सब साथ में समझना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं अलग अलग रस, हम पढ़ते हैं दोष अलग अलग, लेकिन समझना हमें सब साथ में है। और इसके लिए अब इसका प्रयोग कैसे करें, इसको कैसे समझें, ये श्लोक नंबर 9 में आए। तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु, अनेक रस होने वाले द्रव्यों में, अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु, अनेक दोषों से होने वाले विकारों में, रस का प्रभाव, दोष का प्रभाव एकैकस्येन अभिसमीक्ष, एक एक अलग अलग पढ़कर समझकर, ततो द्रव्य विकारयोः प्रभाव तत्वं व्यवस्येत, यानी रस प्रभावम एकैकस्येन अभिसमीक्ष द्रव्यस्य प्रभाव तत्वं व्यवस्येत, अर्थात रस का प्रभाव जानकर द्रव्य का प्रभाव जान ले। उसी तरह से एक एक दोष का प्रभाव जानकर विकार का ज्ञान कर ले। करेक्ट? ये फिजियोलॉजी, ये नॉर्मल इस तरह से आता है, लेकिन अभी 10वां श्लोक में वो बोलेंगे न तो खलु एवं सर्वत्र, न तो एवं खलु सर्वत्र, ऐसा हमेशा नहीं रहता। न तो एवं खलु सर्वत्र, क्यों? नहीं विकृति विषम समवेतानाम नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम अन्यैश्च विकल्पनैः विकल्पितानाम अवयव प्रभावान अनुमानेन एव, यानी एक अवयव का, एक फ्रैक्शन का ज्ञान करके समुदाय प्रभाव तत्वम अध्यवसातुम न शक्यम, हम एक अवयव का, एक फ्रैक्शन का ज्ञान करके पूरे समुदाय के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि इनका इंटरनल जो कुछ चीजें हैं वो विकृति विषम समवेतानाम नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम विकल्पनैः विकल्पितानाम, अन्य अनेक अनेक प्रकार से उसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो सिर्फ एक 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 करके, अलग अलग करके, फ्रैक्शंस में अलग अलग ज्ञान करके, वो फ्रैक्शन को साथ में जोड़कर जो बना हुआ समुदाय है, वो समुदाय का ज्ञान हम नहीं कर सकते। अब फिर से वही जो मैंने आपको लिखने के लिए बोला था कि एक साइड में श्लोक नंबर 4 पर अगस्त्य जी, श्लोक नंबर 4 पर, रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान, जो मैंने बोला पहले इसमें लिखिए रस, दूसरे में लिखिए द्रव्य, उसके रस के नीचे लिखिए दोष, द्रव्य के नीचे लिखिए विकार। ऊपर वाले जो है, बीच में हमने लाइन खींच दी, ऊपर वाला पैर जो है वो शरीर बाह्य है, नीचे का जो है वो शरीर के अंदर वाला है। अब इसके बीच में एक लकीर खींचते हैं, यानी एक साइड में आ गया रस और दोष, और दूसरे साइड में आ गया द्रव्य और विकार। जो पहले वाला है रस और दोष, ये सत्कार्यवादी है, यानी जो रस से होगा वही दोष में दिखेगा, तो वैसे ही लक्षण दिखेंगे। लेकिन जो कुछ अभी हमने पढ़ा, न तो खलो एवं सर्वत्र, ये आरंभवादी है, यानी जहां पर शुरू हुई
उससे अभी जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आया है, अभी जो स्टोरी सामने आई वो अलग हो गई, बदल गई, आरंभवादी यानी नई शुरुआत हो गई। यानी जब रस 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 पढ़ते हैं हम, तो हम फिजियोलॉजिकल चीजें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस सब साथ में आकर जब द्रव्य बन जाता है, तो द्रव्य जो है वो आरंभवादी है। वहां पर रस का ज्ञान करना है तो सम्मिलित ज्ञान लेना पड़ता है, सबका एकत्रित ज्ञान लेना पड़ता है। इसीलिए चरक सूत्र स्थान 1 में रस का वर्णन करने से भी पहले द्रव्य का एक क्लासिफिकेशन बोला है। किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तम मतम किंचित। देखिए ये जो 3 क्लासिफिकेशन है, इसका कोई भी बेसिस गुण नहीं है, इसका कोई भी बेसिस रस नहीं है, ये सिर्फ द्रव्य का क्लासिफिकेशन है। ये क्यों दोष शमन करने वाले हैं, ये क्यों धातु प्रदूषक है, ये स्वस्थ वृत्तम क्यों है, इसको बताने के लिए गुण आधार नहीं है। यानी शीत गुण और स्निग्ध गुण और गुरु गुण वाला गोधूम स्वस्थ वृत्तकर है, उसको दोष शमन करके औषधि में क्यों नहीं लेकर जाएंगे। और यही गुण वाली अनंता ये दोष शमन वाली है, उसको स्वस्थ वृत्त में क्यों नहीं रखेंगे। यानी द्रव्य एक खुद में एक अलग आरंभ है, क्योंकि उसमें साथ आने वाले जो महाभूत है, वही महाभूत रसपंचक व्यक्त कर रहा है, लेकिन द्रव्य करके उसके खुद के संगठन का एक वैशिष्ट्य है जो हमें अलग काम बोलता है, हर एक अलग काम देता है। इसीलिए ये जो द्रव्य है ये आरंभवादी है, उसी तरह से विकार भी है। विकार दोष से ही उत्पन्न होता है, लेकिन विकार करके उसको खुद की एक एंटिटी है। पित्त से ज्वर आ जाए या कफ से ज्वर आ जाए, लेकिन ज्वर ये खुद की एक एंटिटी है। इसलिए ज्वर है, पित्तज ज्वर है, तो इसके लिए मैं अनंता इस्तेमाल करूं, गुडुचि इस्तेमाल करूं, या ठंडा पानी इस्तेमाल करूं, पित्त शमन ही करके वो कम हो जाना है तो घृत भी इस्तेमाल कर लूं। लेकिन पित्त जो ज्वर करके, ज्वर की खुद की एक अस्तित्व है, तो उसका जो खुद का अस्तित्व है उसको जानना ये जरूरी है। तो ये जो अलग एंटिटी है दैट इज आरंभवाद। इसलिए व्याधि जो है वो खुद आरंभवादी है, द्रव्य जो है वो खुद ही आरंभवादी है। ये जो श्लोक उन्होंने अब तक मैंने आपको बोले, श्लोक नंबर 12 तक का, ये जो पूरा एंटिटी है, ये यहां पर उन्होंने पूरा संक्षेप किया है कि रस और द्रव्य से और शरीर के अंदर भी काम करने वाला दोष और विकार में जो कुछ बदलाव आएगा वो एक एक करके समझने की कोशिश जरूर करे, लेकिन उससे पूरा ज्ञान नहीं होने वाला, उससे कुछ ज्ञान बच जाता है। और वो लाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से प्रयत्न करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, अगले लेक्चर में मुझे याद दिला देना, मैं उसके बारे में बोलता हूं। वातज, पित्तज, कफज और सान्निपातिक ऐसे प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन द्वंद्वज प्रकार नहीं बताते। काफी जगह, कुछ जगह तो सान्निपातिक भी नहीं बताते।
और वो बताते हैं कि वो जो है वो प्रकृति समसमवाय वाले, टीकाकारों ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो प्रकृति समसमवाय वाले हैं, इसलिए वो सब सम्मिलित करके जो सिंगल सिंगल बताए हुए दोषों के लक्षण है उसको ही सम्मिलित करके आप ज्ञान लो। अब इसका यहाँ पर जो ज्ञान मैंने अब तक आपको श्लोक नंबर 12 तक का बोला, उसमें कुछ ये जो मैंने फंडामेंटल बोले इस दोष व्याधि के प्रकारों के बारे में, उससे हमें क्या ज्ञान मिलता है, इसकी थोड़ी सी पढ़ाई करने की कोशिश करें। उसे मिलता है तो देखते हैं, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूंगा। अभी द्रव्य श्लोक नंबर 13 में उन्होंने बोला कि तत्र एष रस प्रभाव उपदिष्टो भवति, द्रव्य प्रभावम पुनः उपदेक्षाम। अब द्रव्य प्रभाव बताने के लिए शुरू करेंगे। उन्होंने पहले जो दिए हुए हैं वो शमनार्थ द्रव्य लिए हैं, तैल सर्पी मधुनी। और उसके बाद श्लोक नंबर 15 में उन्होंने बोले हैं पिपलिक क्षार लवणम। श्लोक नंबर 13 में उन्होंने शमन द्रव्य बोले, तैल सर्पी मधु जो महौषध है, और श्लोक नंबर 15 में उन्होंने जो बोला है वो पिपलिक क्षार लवणम। अब ये दोनों में ये जो तीन का पहला सेट है और आखिरी वाला जो तीन सेट है, उसमें दोनों में क्या कॉमन है? सततम अभ्यस्यमानम, यानी पहले का अभ्यास करना चाहिए, उससे ये दोषों का शमन होता है, ऐसा बोला है। आप श्लोक नंबर 14 में देख लीजिए, तस्मात् तैलम वातम जयति सततम अभ्यस्यमानम, सर्पी ही खलु एवं एव पित्तम जयति अभ्यस्यमानम। नीचे टीका में उन्होंने दिया है अभ्यस्यमानम। फिर से वही कफ के लिए है, श्लोक आखिरी वाला शब्द पढ़ लीजिए, अभ्यस्यमानम। करेक्ट, वही है अति उपयुंजीतम, वही है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना है, इसलिए शब्द है यहां पर ना अति उपयुंजीत। अभ्यास किसका करना चाहिए और अभ्यास किसका नहीं करना चाहिए, और इसी को पकड़कर साथ में है, क्योंकि जिसका अभ्यास हम करते हैं वो चीजें साथ में होती हैं, इसीलिए श्लोक नंबर 20 में है साथ में। और यहां पर एक विषय समाप्त होता है, यहां पर एक विषय समाप्त होता है कि साथ में ये सब क्यों शुरू हो जाता है। यहां पर रस द्रव्य शुरू क्यों किया है? क्योंकि विमान स्थान में के प्रतिज्ञा उन्होंने क्या बोली है? दोषादि मान ज्ञानम, दोषादि का ज्ञान या इन सब लोगों भेषज का देश का सबका ज्ञान समझना है, तो कैसे समझना है? तो सबसे बड़ा उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमें मिलता है वो है हेतु। दोष विशेषम, दोष प्रमाण विशेषम अपचार विशेषेण परीक्षे। तो जो कुछ साथ में है उसकी हेतुभूतता रहने की ताकत ज्यादा रहती है। यदि गलत चीज साथ में हो जाती है, गलत चीज, गलत अपथ्य, यानी अपथ्य का ज्यादा प्रयोग होने से वो ज्यादा बलवान हो जाता है। आप चरक शारीस्थान 3 में जाकर देख लें आगे, वहां पर सातवें जो भाव है, सातवें जो भाव में जो गर्भ में पैदा होने वाली चीजें हैं उसमें आरोग्य है। जो चीजें साथ में है वही आरोग्य का मूल है। इसलिए सबसे पहले रोगी परीक्षा में जो ये विमान स्थान में जो पहला बोला वो है रस हो या द्रव्य हो, उसकी सात्म्यता जो करनी है वो किस तरह से होनी चाहिए? जो उपशमनीय है उसकी सात्म्यता होनी चाहिए, और जो अति वीर्यवान है या दुष्ट दुष्ट करने वाले हैं, दोषों को बिगाड़ने वाले या धातु में प्रदूषण करने वाले हैं,
उसका त्याग करना चाहिए, या साथ में नहीं होनी चाहिए, न अति उपयुंजी तक। इसलिए उन्होंने वहां पर ली हुई चीज जो है पिप्पली क्षार लवणम, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जो इस्तेमाल कर किया ही जाता है। पिप्पली, आयुर्वेदिक लोगों को ऐसे लगता है कि यहाँ पर वो औषधि है, वो ये औषधि नहीं है। यहाँ पर पिप्पली, पिप्पली जो दी हुई है वहां पर, श्लोक नंबर 16 आप पढ़ लीजिए। वहां पर उन्होंने क्या किया है, पिप्पल्यो ही कटुकाः सत्यो मधुर विपाका गुरुवो नात्यर्थम स्निग्धोष्णा प्रक्लेदिन्यो भेषज अभिमताश्च, यानी इसको भेषज भी कहा जाता है। यानी भेषज की तरह उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन पिप्पली प्राचीन भारत में वॉज अ स्पाइस, एक मसाले के तौर पर उसका प्रयोग रहता था। उसी तरह से क्षार जो यहाँ पर आया है वो भी एक खाद्य पदार्थ करके आया है। इसलिए उन्होंने बोला है कि जिस ग्राम नगर निगम जनपद जिसका कंटिन्यू उसका सतत सतत प्रयोग करते हैं, जैसे प्राच्य वाले देश, वहां वहां पर ये बीमारियां होती है। यानी ये जो पिप्पली क्षार और लवण जो बोला है यहाँ पर, ये आहार में से दिए हुए उदाहरण है। उसी तरह से हम इसको आज के युग में लेना है इसको, तो हम यहाँ पर कटुवीरा यानी मिर्ची भी ले सकते हैं। ये भी नाट्योपयुंजित है। तो ये भाग 7वें का विषय यहाँ पर क्यों आया, जब हम पढ़ते हैं तो इसको तंत्र अर्थ कर्तुर अभिप्राय क्या है यहाँ पर, तो हेतुभूतता किस तरह से समझी जाए, तो उसका उसमें सबसे पहली चीज आप उसको हेतुभूत समझ लीजिए जो गलत चीज साथ में हो जाती है, या आवश्यक जो स्वस्थ वृत्त रखने वाली चीज है वो साथ में नहीं है, वो भी हेतु है। यानी वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको तैल साथ में होना जरूरी है। जो पित्त प्रकृति का है उसको घृत की सात्म्यता जरूरी है, तो उसकी स्वस्थ वृत्तता बने रहे। यानी जो प्रकृति है उसके विपरीत स्वस्थ वृत्त विधेय ही था, ये सूत्र स्थान में दिया हुआ। अब उसके आगे 21 से लेकर आखिरी वाले श्लोक तक, श्लोक नंबर 26 तक जो कुछ है वो आहार विधि विशेष आयतन है। ये पूरा जो आता है आहार विधि विशेष आयतन और आहार विधि विधान। यहां पर यदि हेतुभूतता बताई जा रही है तो यहां पर आहार विधि विधान क्यों आया, यह आपको चरक सूत्र स्थान 28 श्लोक नंबर 42, जिनके पास ग्रंथ है अभी सटीक ग्रंथ है तो पेज नंबर 181, चरक सूत्र स्थान 28 श्लोक नंबर 42। आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषा हेतु संज्ञकाः शुभ अशुभ समुत्पत्तौ तान परीक्ष्य प्रयोजय। यानी आहार विधि विशेषायतन जो है आगे बताने वाले हैं, क्योंकि ये सूत्र स्थान में आया हुआ श्लोक है। आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषाः हेतु संज्ञकाः शुभ अशुभ समुत्पत्तौ। जो कुछ हम खाने वाले हैं, इसके पहले वाला ही श्लोक लिख लीजिए। न रागान न अपि अविज्ञानात् आहारान उपयोजयेत् परीक्ष हितम अश्नीयात् देहो ही आहार संभवः। देह आहार से बनने वाला है तो उसकी परीक्षा करके उसको सेवन किया जाए, ना कि वो हमें प्रिय है। उसको सेवन करने के लिए जो निकष रहना चाहिए वो हितकर रहना है, प्रिय नहीं। क्योंकि हितम एव अनुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष परीक्षकाः, श्लोक नंबर इसी अध्याय में श्लोक नंबर 36 इसी अध्याय में है। हितम एव अनुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष परीक्षकाः
रजो मोहावृतात्मानः प्रियम एव तु लौकिकः। इसलिए यहां पर आता है कि राग से सेवन नहीं करना चाहिए आहार, यानी आरक्त होकर। राग यानी मराठी में उसका अर्थ अलग होता है। राग यानी अनुरक्तता, अटैच्ड रहना, उस पर लोभ आ जाना। तो आहार की परीक्षा करके ही उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि देहो ही आहार संभवः। तो इसकी परीक्षा कैसे करनी चाहिए, ये श्लोक नंबर 42 में उन्होंने बोला, आहारस्य विधौ अष्टौ। आहारस्य विधौ अष्टौ, जो 8 आहार विधि विशेष आयतन है, वही उसी से समझना चाहिए कि जो कुछ आहार सेवन हो रहा है वो शुभ समुत्पत्ति के लिए है कि अशुभ समुत्पत्ति के लिए, ये शुभ कर है कि अशुभ कर है। इसीलिए ये जो सूत्र स्थान 28, ये जो फिर से ये जो 28वां अध्याय है, अन्नपान चतुष्क में से आया हुआ अध्याय है। हम फिर से रस विमान में जाएंगे। तो रस विमान में ये जो चीजें आती है यहां पर, तो आहार हेतु को प्राधान्य पकड़कर यहां पर उन्होंने जो बोला है पहले अध्याय में, रस विमानम, आहार हेतु रसतः, द्रव्यतः, और उसके सिवाय भी 8 फैक्टर्स है उसके, प्रकृतितः, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता। ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें तय करेंगी कि एकाध चीज उस व्यक्ति के लिए शुभ कर है कि अशुभ कर है। सब मिलकर उसमें से एक ही चीज को आप पकड़कर उसको ये स्वस्थ कर है या शुभ कर है ऐसा बोलोगे तो चीज गलत हो जाएगी। चरक एक आइडियलिस्टिक है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ एकांततः हितकारी या एकांततः अहितकारी ऐसी कुछ चीज नहीं है। मद्यपान दोष का प्रकोप करेगा, लेकिन अत्यंत शीत देश में वही मद्य स्रोतस को विकसित रखकर दोष समावस्था में बना रहने के लिए मदद करेगा। इसलिए अलग अलग तरीके से हमें समझना है हेतुता को। इसी हेतु विषय में से एक विषय आहार विधि विशेषायतन में जो है मात्रा, इसको पकड़कर दूसरा अध्याय चरक ने लिखा है, त्रिविध कुक्षी। उसमें बाद में जाऊंगा, फिर से इसी अध्याय में पहले अभी हम बने रहेंगे। रस विमानम व्याख्यास्यामः, ये जो प्रथम उसका प्रतिज्ञा आती है, तो रस के मतलब अलग अलग है। रस का मतलब जो सबको मालूम है, रस यानी आस्वादन, ये पहले रस का अर्थ है। रस यानी रस धातु। तीसरा जो काय है पोरी ते रस फेकायचंय. यानी गुण संग्रह, गुण को साथ में समझना, ये गुण संग्रह। तो अलग अलग तरीके से ये रस का ज्ञान है। आप अलग अलग स्तर पर इसको समझ लो। रस जो हमने मतलब यहां पर समझाया, रस और द्रव्य, यहां पर रस यानी आस्वाद है, रस संज्ञा है। दूसरा है रस धातु, आहार से जो बनने वाला आद्य धातु है उसकी दुष्टि को रोकने के लिए, उसको अच्छा प्राकृत स्वस्थ वृत्त कर बनाने के लिए आहार रस को या रस धातु को जो कुछ करना चाहिए वो इस अध्याय में है, ऐसा भी समझ सकते हैं। या रस विमानम यानी गुण संग्रहस्य मानीकरणम, यानी अलग अलग तरीके से रहने वाले गुणों का जो संग्रह है उसका अलग अलग तरीके से शरीर में उसका मानीकरण करना, ये जो है यही उसका उद्देश्य है पूरे विमान स्थान का। तो ये सब अर्थ
ये रस विमान से आते हैं। और वहीं पर समझ में आता है कि ये जो अध्याय है, पहला अध्याय, वो हेतुते के ज्ञान के लिए और रुग्ण परीक्षा में से सबसे प्रथम जो समझने वाली चीज है, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई है। अब दूसरे अध्याय में जाएंगे। रस विमान का जो दूसरा अध्याय है, त्रिविध कुक्षीयम विमानम, तो त्रिविध कुक्षीयम विमानम, यहां पर आप श्लोक नंबर 5 देख लीजिए। एक तत्र अयम तावत आहार राशिम अधिकृत्य मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थम प्रकृतः। आहार राशि को तय करना है। आहार राशि अधिकृत्य मात्रा अमात्रा, ये सब जो यहाँ पर अध्याय में दिया हुआ है, सब आहार राशि की मात्रा को अधिकृत्य है। अधिक अधिक मात्रा हो गई तो, अल्प मात्रा हो गई तो। ये पूरा अध्याय पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। मात्रा जो अध्याय पहले अध्याय में बोला था, राशि करके आया है चरक रस विमान में, राशि तो सर्वग्रह परिग्रह, यानी पिंडेन सर्वग्रह, सब चीजों को मिलकर जितना खाया उसको सर्वग्रह बोलिए। और परिग्रह यानी चावल कितना खाया, रोटी कितनी खाई, सब्जी कितनी खाई, दाल कितनी ली, छाछ कितना लिया, घी कितना लिया, नमक कितना लिया, ये जो है, ये एक एक अलग अलग करके जो समझना है वो परिग्रह है। यह इस अध्याय में जो पूरा बोला है वो सर्वग्रह के लिए, कुल मात्रा कितनी सेवन की गई उसके बारे में बोला गया। इसीलिए यहां पर जो पहले ही बोली हुई चीज है, त्रिविधम कुक्षौ स्थापयेत, कुक्षी को 3 भाग से आप उसका पार्टीशन समझ लो। यानी पार्टीशन करना नहीं है, समझना है। ये राशि को ये कैसे समझेगा कि तृप्ति करके जो चीज है, वो तृप्ति को आप ध्यान रखकर आत्मानम अभिसमीक्ष करके जो एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली है आहार विधि विधान में, 9वीं चीज, 10वीं चीज है आहार विधि विधान में, आत्मानम अभिसमीक्ष भुंजीत सम्यक इदम मम उपशेते इदम न उपशेते इति एवं आत्मानम अभिसमीक्ष भुंजीत। जो यदि ध्यान रखकर खाना खाता है तो इसको ये 3 कुक्षी समझ में आ जाए। यदि खाते वक्त आपका ध्यान इधर उधर है तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि कौन सी कुक्षी कितने भाग में कितना आपने भरा है, यानी द्रव कितना है, घन कितना है, और आपने जितना अवकाश रखना चाहिए उतना रखा है कि नहीं। ये स्वसंवेद्य वस्तु है त्रिविध कुक्षी कंसेप्ट। उसके बाद अमात्रावत्वम आ गया। इसमें मैं और एक चीज आपको जाते जाते बता के रखता हूं। तीसरे क्षणीय अध्याय जो है सूत्र स्थान का 11वां अध्याय, उन्होंने वहां पर श्लोक नंबर 37, आप सिर्फ अभी आपके सामने आसानी से आ सकता है तो ठीक है। चरक सूत्र स्थान 11 श्लोक नंबर 37, वहां पर भी उन्होंने एक दो बाइफरकेशंस किए। एक मिथ्या योग का बहुत अच्छा डेफिनेशन वहां पर लिखा है। मिथ्या योगो राशि वर्जेशु आहारे विधि विशेषायतनेशु उपदेक्षते। देखिए ये आहार विधि विशेषायतन का सूत्र स्थान 11 में भी वहां पर उन्होंने रेफरेंस देके रखा। मिथ्या योग यानी क्या, श्लोक नंबर 37, मिथ्या योग यानी क्या, तो मिथ्या योगो राशि वर्जेशु
आहार विधि विशेषायतनेषु पदेक्षते। इसलिए अतिमात्र सेवन करना या अमात्र सेवन करना, ये दोनों चीजें जो है वो त्रिविध कुक्षीय में आ गई, और जो कुछ मिथ्या योग है वो पूरा का पूरा पहले यानी रसविमान में आ जाता। मिथ्या योगो राशि वर्जेशु आहार विधि विशेषातनेषु। ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस कि आपको ये क्रॉस रेफरेंसिंग से कुछ चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है, इसलिए और एक रेफरेंस मैंने आपको आहार विधि विशेषातन का दिया। पहले एक दिया था सूत्र स्थान 28 का, या और एक दिया सूत्र स्थान 11 का। अब इस अध्याय में विमान स्थान 2 में और एक चीज जो मैं बोल रहा था कि दोष और विकार को अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि दोष जो है वैसे के वैसे आहार हेतु आ जाते हैं। यानी मधुर सेवन किया कफ की वृद्धि हो गई, लवण सेवन किया कफ पित्त की वृद्धि हो गई, कटु कषाय सेवन किया वात की वृद्धि हो गई। इस तरह से जो प्रकृति सम सम दिखने वाली जो चीजें रहती है, वैसे जब तक रहता है तब तक ये सत्कार्यवाद है। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो विकृति आ जाती है, यानी विकार का प्राधान्य, यानी ज्वर का ही महत्व रहता है। यानी बीमारी, विकार, व्याधि का ही एक खुद का अस्तित्व रहता है। इसलिए उसके अधिकरण से हमें ड्रग चॉइस निकालना पड़ता है। यह है श्लोक नंबर 13 में। चरक विमान स्थान 2 अध्याय श्लोक नंबर 13। आम प्रदोषजानां पुनः विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपरमो भवति। बराबर है। उसके एक श्लोक पहले भी देख लीजिए। अपिच आम प्रदोष आहार औषध विभ्रमो अतिबलत्वात् उपरत कायाग्निम सहसैवम बलम अतिपातयेत्। ये क्या है? आम प्रदोष दुर्बलो अग्नि ही। ये जो शब्द है, ये शब्द का बहुत बड़ा महत्व है यहां पर। आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्नि ही, आम से दुर्बल होने वाला अग्नि है। और यदि आप अग्नि को हटा देते हैं तो लॉजिकली वहां पर से आम को आप हटा देते हैं तो अग्नि को सुधरना ही चाहिए। तो चिकित्सा क्या हो गई? जो मैंने पहले पढ़ा श्लोक, वो आम प्रदोषजानां पुनः विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपरमो भवति। अपतर्पण करने से यानी लंघन करने से, दीपन करने से, लघु गुण वृक्ष गुण का प्रयोग करने से उपरमो भवति। सती तु अनुबंधे, लेकिन ऐसे हमेशा नहीं होता। सती तो अनुबंधे, आपने अपतर्पण कर लिया, आपने अपतर्पण कर लिया, लेकिन फिर भी अनुबंध बना रहा। किसका? विकारस्य। विकार का अनुबंध बना रहा। कृत अपतर्पणानाम व्याधीनाम निग्रहे, जहां पर लंघन करके आपने आम को हटा दिया है लेकिन फिर भी अनुबंध बना रहा है, तो इस तरह से व्याधि के निग्रह निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव अवचारयेत यथास्वम। तो ऐसे अवस्था में निमित्त विपरीतम, यहां पर व्याधि का निमित्त क्या है? आम है या दोष है या जो कुछ सेवन किया गया पहले हेतु है, वो हेतु है। निमित्त ये शब्द है वो सबको कर लेने वाला है साथ में। हेतु विपरीतम, दोष विपरीतम, अपास्य, औषधम आतंक विपरीतम यानी व्याधि विपरीतम, अवचारयेत यथास्वम। जो वहां पर पीड़ा देने वाला है वो पीड़ा को दूर करने के लिए औषध का अपचरण करे।
आतंक विपरीतम एव अवचारयेत यथा स्व। तो ये जो डिफरेंशिएशन में बोल रहा था, जो पहले निमित्त विपरीतम है वो गुणतः, यानी दधि सेवन किया, कफ की वृद्धि हुई, कफ की बीमारी हुई, ये सब जो है ये सब एक ही लाइन में आने वाले हैं। लेकिन ये करने के बाद भी यदि जो कुछ बना रहता है वो व्याधि है, दैट इज आतंक विपरीतम। तो व्याधि विपरीत एक अलग एंटिटी जो बन गई है, उसके विपरीत औषध का प्रयोग करें। इसका और एक मैं और एक्सप्लेन करता हूं उसको। आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्नि। तो आम प्रदोष से दुर्बल हुई हुई अग्नि है, रुग्ण है अर्श का, मल प्रवृत्ति प्राकृत नहीं है, ना अग्नि प्राकृत है। कुछ हेतु सेवन हुआ, उससे आम बन गया, और आम बना है इसलिए ऐसा, चलो है ना, हमने प्रयोग करने का सोचा कि नहीं, आम को हटाना है, आम का पचन करना है, तो पहले लंघन कर लें। और लंघन के साथ भी लंघन का थोड़ा सा काम अच्छी तरह से होने के लिए लघु और उष्ण गुण के कुछ प्रयोग भी कर लें। तो विश्वा का प्रयोग वहां पर कर लिया, शुंठी का। तो शुंठी से वो आम हट गया, अग्नि प्रदीप्त हो गया, लेकिन फिर भी व्याधि बना रहा। तो मूल व्याधि करके जो वहां पर अर्श है, क्योंकि ये रुग्ण अर्श का है, तो अर्श व्याधि अधिकार से औषधि वहां जानी चाहिए। अर्श व्याधि अधिकार से वहां पर दवा जानी चाहिए। ये टिपिकल योजना के फैक्टर से यही सब आते हैं यहाँ पर विमान स्थान में। इसलिए मात्रा से सिर्फ चीजें नहीं हटेगी, सिर्फ मात्रा कलेक्ट करके नहीं होगा, सिर्फ विधि करेक्ट करके नहीं होगा। आपको यदि ये स्थिति आ जाती है कि नहीं, व्याधि करके एक एंटिटी बन गई, दोष से व्याधि में चीजें हो गई है, तो आपको रस से द्रव्य की तरफ यानी प्रभाव की तरफ जाना पड़ेगा, और आपको व्याधि अधिकार से चुनकर दवा वहां पर लानी पड़ेगी, ना कि सिर्फ रस के ज्ञान से या गुण के ज्ञान से। इसकी टीका में 13वें अध्याय के ही टीका में नीचे एक अच्छा एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, दोष दुर्बलो अग्नि। ग्रहणी के ग्रहणी चिकित्सा के आखिरी आखिरी के कुछ भागों में अग्नि के अलग अलग विकृतियां बताई है। दुर्बल अग्नि, मंद अग्नि। जब अग्नि दुर्बल रहता है, आम से दुर्बल रहता है, तो लंघन से ठीक रहेगा। लंघन हो गया फिर भी वो दुर्बल बना रहा, तो स्नेह देना है और अग्नि को दीप्त करके लेना पड़ता है। ये जो चिकित्सा सूत्र का एक पड़ाव है कि जहां जो समझकर चिकित्सा में बदल लाना बहुत जरूरी रहता है, कि यहां पर दोष अभी गए, दोष के लक्षण जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से व्याधि जाना चाहिए, आतंक शब्द है यहाँ पर, जिस तरह से पीड़ा जानी चाहिए वो पीड़ा नहीं जा रही है। तो निमित्त विपरीतम अपास्य आतंक विपरीतम, यानी व्याधि विपरीत औषधि यहाँ पर आनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर आया हुआ है दूसरे अध्याय। मैं और एक अध्याय लेकर आज रुकूंगा, तीसरा अध्याय ही। मुझे 9:30 बजे तक का ही टाइमिंग बोला था, एक 10 मिनट और लूंगा। जनपदोध्वंस, तीसरा अध्याय है विमान स्थान में। आप देखोगे तो आप देखोगे तो जनपदोध्वंस अध्याय का लोकेशन
अलग अलग संहिता में अलग अलग जगह है। सुश्रुत ने जनपदोध्वंस का जो वर्णन किया है वो सूत्र स्थान में वर्णन किया है। तो ये जो अलग अलग लोकेशंस है, क्योंकि उसके अलग अलग उद्देश्य है, ऋतुचर्या में है। क्योंकि जनपदोध्वंस होने के लिए जो अनुकूलता है वो ऋतु संधि में बहुत ज्यादा है। और हम देखते भी हैं, वैद्य के व्यवसाय में हम स्वच्छता से देखते हैं, पूरी तरह से स्वच्छ स्वरूप से देखते हैं कि जब जब संधि काल आता है ऋतु का, तो वहां वहां पर जनपदोध्वंस की तरह एक ही पैटर्न की बीमारियां आनी शुरू हो जाती। जनपदोध्वंस के पैटर्न की तरह बोल रहा हूं। अब यहां पर आते हैं, जनपदोध्वंस यहां पर विमान स्थान में क्यों आए। यहां पर हेतु का अध्ययन कर रहे थे हम, आहार का देखा, आहार की मात्रा का देखा, यहां पर एकदम से ये जनपदोध्वंस की लिंक कैसे आ गई। एक पहला श्लोक नंबर 13 में मैं लेकर जाता हूं आपको। येषाम न मृत्यु सामान्यम सामान्यम न च कर्मणाम कर्म पंचविधम तेषाम भेषजम परमुच्यते। ये चिकित्सा के लिए आया हुआ सूत्र है। ये चिकित्सा के लिए आया हुआ सूत्र है। पहला भी आप देखोगे, चतुषु अपि दुष्टेषु कालांतेषु यदा नरः भेषजेन उपपाद्यन्ते न भवन्ति आतुराः तदा। यानी चार चीजें बिगड़ जाए, यानी वायु उदक देश काल, ये सब चीजें बिगड़ जाए, फिर भी उनकी भेषज से हम चिकित्सा कर सकते हैं। किसकी? येषाम न मृत्यु सामान्यम सामान्यम न च कर्मणाम। जिसका मृत्यु सामान्य उपस्थित नहीं हुआ है, या जिसकी कर्म सामान्य की फलने वाला काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है, तो उसकी चिकित्सा की जा सकती है। यानी येषाम मृत्यु सामान्यम सामान्यम च कर्मणाम तेषाम भेषजम तत्र नास्ति। ऐसा भी समझ लीजिए कि जहां पर मृत्यु सामान्य आ गई या सामान्य कर्मणा आ गया, का सामान्य कर्म क्यों आता है? जनपद में रहने वालों का सामान्य कर्म आता है। जनपद में जब हम रहते हैं तो एक दूसरे के लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं, इसलिए सामान्य कर्म आ जाते हैं। अब मूल जो मेरा प्रश्न था कि ये जनपदोध्वंस यहां पर आया क्यों। चरक इंद्रिय स्थान, पहला अध्याय, श्लोक नंबर मेरे हिसाब से 6-7 ऐसा कुछ है। हम्म, 6-7 में उसका विस्तार है, उसका उल्लेख जो है श्लोक नंबर 4 में। तत्र तु खलु येषां परीक्षाणां कानिचित् पुरुषम अनाश्रितानि कानिचित् पुरुष संश्रयाणि। यानी हम जो परीक्षा करने वाले, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट की जो कुछ चीजें हैं यहाँ पर, उसकी लिस्ट पूरी की पूरी 3 नंबर श्लोक में दी हुई है उन्होंने, इसके ही पहले वाला श्लोक में। उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरुष आश्रित है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरुष अनाश्रित है। तत्र यानी पुरुषम अनाश्रितानि, जो पुरुष अनाश्रित है, तानी उपदेशतो युक्तितश्च परीक्षेत। जो पुरुष अनाश्रित है उसका उपदेश से, यानी शब्द प्रमाण से एवं युक्ति से उसकी परीक्षा करें। और जो पुरुष संश्रयाणी है, ततः प्रकृतितो विकृतितश्च, जब तक वो पुरुष में है
तब तक वो प्रकृतितः विकृतितः है। इसलिए ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर विमान स्थान 3 में, वायु, उदक, देश और काल, ये सब के सब चीजें पुरुष अनाश्रित भाव है। वैसे ही इसी अध्याय में आगे जाकर उन्होंने जो बोला है श्लोक नंबर 20 में, 21 में और आगे जाकर 33 में, वो है शस्त्र प्रभवस्यापि अधर्मस्यापि। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें पुरुष अनाश्रित भाव है। लेकिन उसकी परीक्षा करने से ही हमें उस रुग्ण की परीक्षा या व्याधि की परीक्षा पूरी होती है, अन्यथा पूरी नहीं होती। उसी तरह से इसी कारण यहाँ पर ऐसा और एक भाव है जो पुरुष अनाश्रित है और पुरुष आश्रित भी है, वो है कृमि। वो भी इसी अध्याय में आया है, इसी स्थान में आया है, व्याधित रूपीय में। आगे जाकर 7 नंबर में देखेंगे। तो तीसरा अध्याय जो है वो स्पेसिफिकली पुरुष अनाश्रित भाव जो है उसकी परीक्षा करने के लिए यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। उसी में उष्णोदक पान अचानक से बीच में आ जाता है। उष्णोदक पान क्यों आ गया यहाँ पर, इसका कोई विषय नहीं है, लेकिन उष्णोदक पान का उल्लेख वहां पर श्लोक नंबर 39 से आगे शुरू हो जाता है। तो जब कभी भी, इसके 2 अर्थ हैं यहाँ पर क्यों आता है, ये मेरा अभ्युपगम सिद्धांत ऐसा समझ लीजिए। ये प्रस्थापित सिद्धांत नहीं है, ये मेरे विचार है, मैं बता रहा हूं, इसमें गलतियां या न्यूनता हो सकती है। उष्ण पान करना, हमेशा यदि हम गर्म पानी इस्तेमाल करते जाते हैं तो एक रुचि को हम हटा देते हैं और कुछ कर्म का क्षय करना शुरू कर देते हैं, यानी कुछ सुख का त्याग करते हैं। दूसरा, जब कभी भी ऋतु संधि आती है या जनपदोध्वंस जैसी चीज हो जाती है तो हमेशा पहली एक चीज जरूर करो, उष्णोदक पान शुरू करो, जिससे अग्नि की रक्षा बनी रहेगी, वात का अनुलोमन बना रहे। ये 2 चीजें हमेशा उसके लिए जरूरी रहती है, व्याधि को हटाकर स्वास्थ्य स्थापित करने के लिए। तो ये तीसरा अध्याय पूरा हो गया। अगले बुधवार को चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय, 3 अध्याय तो कम से कम लेंगे और हो सकता है तो पूरा स्थान पूर्ण करने की प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर लेक्चर था। मैं सभी की ओर से ये कह सकता हूँ कि इस लेक्चर के बाद से विमान स्थान समझने का, अध्ययन करने का नजरिया सभी का बदल गया होगा। धन्यवाद सर। आगे के लेक्चर की लिंक ग्रुप पर शेयर की जाएगी। धन्यवाद।